नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे पिछड़ते जा रहे हैं। हाथ से सत्ता गंवाने के बाद अब पार्टी बचाना भी उनके लिए चुनौती साबित हो रहा है। इसी बीच उनको एक और बड़ा सियासी झटका लग गया है। लोकसभा स्पीकर ने शिंदे गुट के राहुल शेवले को फ्लोर लीडर मान लिया है। आज ही शिंदे गुट के 12 सांसद लोकसभा स्पीकर से मिलने गए थे। उद्धव से शिवसेना की बागडोर छीनने के लिए शिंदे ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भी भंग कर दी है और नई कार्यकारिणी बना दी है। सवाल है कि उनकी ये कार्यकारिणी कितनी वैध है? क्या इसके जरिए वे उद्धव ठाकरे के हाथों से पार्टी की कमान छीन लेंगे? महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नया दांव चल दिया है। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड करा दी। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन उनके पास है। इधर मुंबई में उद्धव ठाकरे ने पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। साथ ही महानगर पालिका अध्यक्षों को भी इस मीटिंग में शामिल रहने का निर्देश दिया गया है। विधायकों की बगावत के बाद उद्धव ने 29 जून को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। उद्धव से शिवसेना की बागडोर छीनने के लिए शिंदे ने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी भंग कर नई कार्यकारिणी बना दी है। आज प्रेस वार्ता के दौरान सीएम ने कहा कि हमें रोजाना हजारों लोगों का लगातार समर्थन मिल रहा है। हमारे हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी के विचार, हमारे आनंदीगे साहब के विचार लेकर हम लोगों ने ये किया है। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना भाजपा का उसे भारी समर्थन जनप्रतिनिधि, लोक प्रतिनिधि और महाराष्ट्र की जनता ने दिया हुआ है। आपको पता है सब। रोजाना हजारों लोग यहाँ पर आते मुंबई में और बड़े पैमाने पर हमारी भूमिका जो है उसका समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो भूमिका ली हुई है, जो नेचुरल अलायंस हम लोगों ने की है, जो 2.5 साल पहले नहीं हुआ था, वो हम लोगों ने किया है। ये पूरी जनता ने उसको स्वीकार किया है। हमारी सरकार जो है उसे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी, गृह मंत्री महोदय जी और केंद्र सरकार का पूरी तरह समर्थन प्राप्त है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि राज्य के विकास के लिए आप जो भी कदम उठाओगे, जो भी प्रकल्प आप आगे ले जाना चाहते हो, उसे पूरी तरह हम लोग समर्थन देंगे, पूरी ताकत देंगे। इसलिए मैं उनका आभारी हूँ। शिवसेना की पहली वाली राष्ट्रीय कार्यकारिणी। पहले शिवसेना की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आदित्य ठाकरे, मनोहर जोशी, लीलाधर डाके, दिवाकर रावते, सुधीर जोशी, संजय राव, सुभाष देसाई, रामदास कदम, गजानन कीर्तिकर, आनंद गीते, आनंदराव अडसूल, आनंदराव और एकनाथ शिंदे शामिल थे। शिंदे ने सोमवार को इस कार्यकारिणी की भंग कर अपनी ओर से नई कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। शिंदे की बनाई गई राष्ट्रीय कार्यकारिणी, इसमें रामदास कदम और आनंदराव अडसूल को फिर से नेता के तौर पर नियुक्त किया गया। उप नेता के तौर पर यशवंत जाधव, गुलाबराव पाटिल, उदय सामंत, तानाजी सावंत, शिवाजी राव पाटिल, विजय नाहटा और शरद पौसे की नियुक्ति की गई, जबकि दीपक केसरकर को नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का प्रवक्ता बनाया गया है। बहरहाल साफ है कि शिंदे ने शिवसेना की नई कार्यकारिणी से उद्धव के करीबी नेताओं की छुट्टी कर अपने करीबी नेताओं को नियुक्त किया है। पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से महज 2 नेताओं को लिया गया है, जो उद्धव खेमा छोड़कर सोमवार को उनके साथ आए थे। स्पेशल डेस्क, एएनबी न्यूज। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे लगातार चालें चलने में कामयाब हो रहे थे और उसके बाद अब ये चाल दिल्ली तक आकर उन्होंने मजबूत कर ली है। महाराष्ट्र में सियासी संकट पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नया दांव चल दिया है। शिंदे ने शिवसेना पर दावा ठोकते हुए लोकसभा स्पीकर के सामने 12 सांसदों की परेड करवा दी। शिंदे का दावा है कि शिवसेना के 19 में से 18 सांसदों का समर्थन
उनके साथ है। शाम को स्पीकर ओम बिरला ने भी बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे समर्थक सांसद राहुल शेवाले को लोकसभा में शिवसेना के नेता के तौर पर मान्यता दी। इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। शिवसेना से राजपुंज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार विपिन शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक सर्वेश्वर पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मेरा सवाल राज जी आपसे, शिवसेना में जो चल रहा है वो अब सबके सामने आ चुका है, लेकिन अब जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो कमजोर होती जा रही है और एकनाथ शिंदे और मजबूत और मजबूत और मजबूत, महाराष्ट्र मुंबई से लेकर दिल्ली तक मजबूत होते जा रहे हैं। जी हेलो। हाँ जी राज जी, सवाल सुन लिया आपने मेरा? जी आ रही है आपकी आवाज। अच्छा, देखिए मजबूत होती जा रही है या कुछ होती जा रही है, उससे कोई वो नहीं होता। 10-20 लोग इधर से उधर चले जाते हैं, शिफ्ट कर जाते हैं, तो उससे एक लाखों में जो शिफ्ट सैनिक है उनको क्या फर्क पड़ना है। और इतना एक संगठन 56 साल से इतना है, तो उसको अगर 10-20 लोग आज वही शिफ्ट सैनिक थे जो आज पार्षद बने, विधायक बने और उसके बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एमपी बने, तो अगर वो चले गए तो शिवसेना को तो मुझे लगता नहीं कि कोई फर्क पड़ेगा। संगठन है, संगठन मजबूत है। ऐसे ही कांग्रेस कहती है, ऐसे ही शिवसेना कह रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 18-19 सांसद टूट गए हैं। राज जी कहाँ हैं आप? नहीं, देखिए कहीं नहीं है, हम यहीं नहीं है। 18-19 जो हमारे सांसद अगर टूट गए तो सर जो शिव सैनिक तो सांसद बने थे, तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही पहले से ही बन के आया था। शिव सैनिक से ही सांसद बने, शिव सैनिक से ही सांसद बने और शिव सैनिक से विधायक बने। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, जिसको जहाँ अच्छा लगता है वो चला गया और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारा, क्योंकि संगठन हिंदुत्व का संगठन है और मजबूत है और आगे भी मजबूत होगा। हर हमारे माननीय उद्धव ठाकरे नहीं भाई, हिंदुत्व को छोड़ दिया आपने, जो अपना एजेंडा था उसको छोड़ दिया, तभी तो ये सब हुआ है। ये रायता फैला क्यों है? इसीलिए तो फैला है। आप कांग्रेस के साथ चले गए, राज्यसभा में आईएमएम के समर्थन लेने लग गए और आप आंतरिक रूप से जानते हैं सब इन बातों को। ये फैला क्यों रहता है? इसीलिए तो फैला। और हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। दरअसल बात तो यही है राजपुंज जी। नहीं, देखिए नहीं है। और देखिए बात इस प्रकार से जो आप कहना चाह रहे हैं, आप बात को समझ रहा हूँ, लेकिन देखिए संगठन होता है। शिवसेना दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं। शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो संगठन के रूप में शुरू हुई, एक संगठन समाज को समर्पित है और समर्पित आज भी है और तब भी था 56 साल पहले भी जब ये शुरुआत हुई। तो इसमें अब कुछ लोग चले गए जिसकी वजह से आज ऐसा हो रहा है। उनको बुलाने की कोशिश करी, उन्हें बताया कि अगर आपके अंदर कोई बात है कुछ ऐसा है, लेकिन ठीक है, भारतीय जनता पार्टी अपने जो इस प्रकार का जो उन्होंने गेम था, प्लान था, जो भी जिस प्रकार से 2.5 साल से लगातार चला आ रहा था, उसमें सफल हुई। तो बिल्कुल वो सफल हुई और इस प्रकार से उन्होंने जो आज एक अलग शिवसेना का निर्माण कर लिया है। तो वही बात हम उनको यही कहते आए हैं कि आप जब 2.5 साल पहले ऐसा था तो तब आपने इसको स्वीकार कर लीजिए, तो आज आपने क्यों स्वीकार? बिल्कुल। देखिए विपिन शर्मा जी, सवाल को बहुत इत्मीनान से सुनिएगा। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, तो मेरा सवाल जो है उसके अनुरूप ही आपका जवाब मुझे मिलना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे विनती है, आग्रह है। 3 तरह के लोग होते हैं, आशावादी, निराशावादी और प्रयोगवादी। अब देखिए, जो आशावादी है मतलब उसमें एक कट्टरपंथ, नरमपंथ, चरमपंथ भी होता है। अब जो आशावादी शिवसैनिक हैं महाराष्ट्र में, जब भी चुनाव आएगा तो वो वोट करेंगे मनसे को, और जो प्रयोगवादी शिवसैनिक हैं वो वोट करेंगे शिवसेना शिंदे गुट को, और जो निराशावादी शिवसैनिक हैं वो वोट करेंगे उद्धव ठाकरे की शिवसेना को। ऐसा है या कुछ और है? इसमें भी कोई कट्टरपंथ, चरमपंथ, नरमपंथ है इसके भीतर? निश्चित बात है, कोई दो राय नहीं है यहाँ पर कि पानी सर के ऊपर से निकल चुका है और बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पर अभी मेरे मित्र राजपुंज जी बोल रहे थे, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, बड़े वरिष्ठ प्रवक्ता हैं,
और अच्छे विचार रखते हैं, लेकिन मुद्दा ये है, देखिए कि यहाँ पर इन्होंने 2.5 साल की बात करी, वो इनकी बात दुरुस्त है अपनी जगह। लोकतंत्र में सबको हक है अपने विचार रखें, अपनी बात आगे रखें। कि उन्होंने बोला कि भाजपा अपनी कोशिश कर रही थी, तो यही बात अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू लें कि यहाँ पर 2.5 साल तो ये अनुमान, जब डे 1 से ये अनुमान लगाया जा रहा था, 3 अलग विचारधाराएं की राजनीतिक दल ने जब हाथ मिलाया, सत्ता पे काबिज हुए, तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर ये सरकार ज्यादा दिन नहीं चलेगी। बहरहाल 2.5 साल इन्होंने अपना कार्यकाल पूरा करा। वो कैसे करा वो भी दुनिया के सामने है। ठीक है, उतार चढ़ाव सब जगह आते हैं, सारी सरकारों को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस बीच कोरोना भी आया, लेकिन यहाँ पर मुद्दा ये है कि हिंदुत्व को लेकर जो विचारधारा से अलग हुए शिवसेना, उसको लेकर अच्छे खासे नाराज थे इनके खुद के विधायक और सांसद। तो ये बातें किसी को समझाने की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर, कि जब आपका जो मुख्य आपकी विचारधारा है हिंदुत्व की, उससे आप जब अलग हो गए, गाड़ी पटरी से उतर गई, तो वहां पर तो देर होनी थी। और वहां पर आप जनता के जनार्दन होती है, जनता जब अपना जनादेश देती है, तो अच्छे खासे राजनीतिक दलों के सुपड़े साफ हो जाते हैं, और जिनको हम कम हाँकते हैं उनको सत्ता पे काबिज करने की क्षमता रखती है जनता का एक बेशकीमती वोट। तो यहाँ पर जब जनता के पास दोबारा जाना था, तो यहाँ पर वो क्या जवाब देते? तो वो उनकी बात अपनी जगह दुरुस्त है कि रिजॉर्ट पॉलिटिक्स करती है भाजपा, या अलग एक बागी बन गए और वहां पर उनको रिजॉर्ट में ले गए। लेकिन यहाँ पर सिक्के का दूसरा पहलू भी आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा जब हम पूरे इस मुद्दे का विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पर मुद्दा यह है कि हिंदुत्व को लेकर जो मुख्य विचारधारा थी, आप उससे अलग हो गए थे। तो यहाँ पर और यहाँ पर वो मेल नहीं खाता था जो विचारधारा है एनसीपी की या कांग्रेस की, और जमीन आसमान का अंतर है। तो यहाँ पर वो आपने उस मुद्दे को क्या आपने उसको एड्रेस करा, ये मुद्दा है। उससे आपके खुद के विधायक भी बागी हुए और अब सांसद बागी हो गए हैं। तो ये तो अब बिल्कुल स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। यहाँ पर द पिक्चर इज वेरी क्लियर। यहाँ पर आपने ऑफिस बेरर्स अपने नियुक्त करे हैं, उद्धव ठाकरे ने, अच्छी बात है, संगठन को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं राजपुंज जी के साथ पहले भी चर्चा में बैठा हूं। यहाँ पर पालघर में जो 2 साधुओं की निर्मम हत्या हुई थी, उसको लेकर भी मौन साध लिया था। वो हल्का नहीं मामला है। यहाँ पर किसी भी समुदाय के साथ अगर नाइंसाफी होती है, तो उसको आपको गंभीरता दिखानी पड़ेगी। ये दोहरे मापदंड नहीं चलने वाले। तो ये लेकर ये ऐसे बेशुमार मुद्दे थे जिसको लेकर जनता भी नाराज हो रही थी। और जब जो विधायक कौन होते हैं, विधायक नुमाइंदे होते हैं, आपके जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो वो जब जनता के बीच जाते थे तो वो नाराजगी अपनी जताते थे। तो यही कारण है कि वो नाराजगी इतनी बढ़ गई, घड़ा इतना बढ़ गया कि आज जग जाहिर है, सबके सामने स्थिति बिल्कुल साफ हो गई। और यहाँ पर आज एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है सर्वेश्वर जी, पहले एक शेर सुन लीजिए, फिर उसके बाद सवाल भी करेंगे। मिले खुश्क रोटी जो आज़ाद होकर, वो खूब जिल्लत के हलवे से बेहतर। दरअसल आज़ादी छोड़ के और सत्ता का हलवा खाने के चक्कर में उद्धव ठाकरे कहीं ना कहीं पुत्र मोह में ऐसा उलझ गए कि जो खांटी शिवसेना थी वो कहीं रूठ गई, और उसके रूठने का असर ये हुआ कि नवनीत राणा हनुमान चालीसा नहीं पढ़ पाई मातोश्री के बाहर। इससे बड़ा क्या हो सकता है बताइए। और उसके बाद फिर ये होने लगा कि धीरे धीरे करके शिवसेना टूटने लगी, और आज तीर कमान टूट रहा है। क्या लगता नहीं है कि एजेंडा छोड़ना शिवसेना की बहुत बड़ी भूल साबित हुई है? देखिए त्रिशूल जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में शामिल करने के लिए। मैं विपिन सर के जो दलीलें उन्होंने दी उससे पूरी तरह सहमत हूँ। रही बात आपने जो प्रश्न पूछा, उसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस पार्टी का निर्माण और जो विचारधारा थी, हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता था बाला साहब ठाकरे जी को, और जिस विचारधारा को लेके उन्होंने पार्टी का निर्माण किया, उस विचारधारा को तिलांजलि देकर उद्धव ठाकरे ने ये एमडीए जो महाविनाश अघाड़ी में बोलता हूँ उसके साथ गठबंधन कर सरकार बनाई। और देखिए इसमें सबसे बड़ा कारण जो था उद्धव ठाकरे का अहंकार का घमंड। देखिए 2014 से आप देखिए उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पे हमले कर रही थी,
जब भी गठबंधन की बात होती थी तो उद्धव ठाकरे सीधा संदेश देते थे कि नहीं, आपको मातोश्री आना पड़ेगा। अमित शाह जी को मातोश्री जाना पड़ता था बातचीत के लिए। और आपको बता दूं कि 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले मातोश्री बुलाया गया था अमित ठीक शाह है जी को। सर्वेश्वर जी, मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर जी, क्या लगता नहीं है कि शिवसेना ने एजेंडा छोड़ के अपने अस्तित्व को नकार दिया और शायद फिर ये हुआ कि जो अस्तित्व वाले लोग थे उनने नकार दिया शिवसेना को, या शिवसेना में बड़े बदलाव की ओर बढ़ गए? जिस पार्टी का जो मूल आधार था, जिस आधार पे बाला साहब ठाकरे जी ने पार्टी का गठन किया और उसी प्रिंसिपल को लेके वो महाराष्ट्र की राजनीति में अपना सिक्का जमाते रहे। और उनका जो प्रतिद्वंदी था वो शिवसेना था। जब बाला साहब ठाकरे से कितने इंटरव्यू में पूछा गया कि शरद पवार जी आप बात करना चाहते, तो उन्होंने क्लियर बताया था कि जब चुनाव होता है तो गाली गलौज करते हैं, उसके बाद बातचीत करना। और उनकी मृत्यु के बाद उनका बेटा खुद उनकी गोद में जाके बैठेगा। और जो आप कह रहे हैं, जो नवनीत राणा वाला जो एपिसोड हुआ, वो आग में घी और डाल दिया। उद्धव ठाकरे जी फील्ड में नहीं जाते थे, लेकिन जो बाकी के विधायक हैं वो अपने क्षेत्र में तो जाते थे। और जिस प्रिंसिपल के कारण शिवसेना के विधायक जीत के आते थे, उसी को तिलांजलि दे देना। हनुमान चालीसा, नागपुर के वहां के कमिश्नर ने क्या ऑर्डर निकाल दिया था कि आप लाउड स्पीकर पे मंदिर हनुमान चालीसा नहीं पाठ करवा सकता, मतलब चला सकता। नमाज होंगे लाउड स्पीकर पे, लेकिन हनुमान चालीसा नहीं। बहुत तो मुश्किल से 2 मिनट लगता है पूरे हनुमान चालीसा पढ़ने में। और नमाज पढ़ने में रोड ब्लॉक करके पूरे महाराष्ट्र, खास के मुंबई में आप जिस एरिया में मुस्लिम बहुल आबादी है, पूरा रोड ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन आप उस पे नहीं। तो आखिर क्या मजबूरी थी कि इस तुष्टीकरण में शिव सैनिक को चला जाना पड़ा? देखिए, सभी जो भी राज्य सरकार है उनकी नजर में हर नागरिक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, ईरानी हो, सब समान होता है। लेकिन तुष्टीकरण में एक, क्योंकि गठबंधन की ये पॉलिसी है कि मुसलमानों को नाराज नहीं करना है, उसमें पार्टी अपने प्रिंसिपल को तिलांजलि दे दे, तो जरूर है कि जो जमीन से जुड़े हुए नेता थे, जिनका प्रिंसिपल ही हिंदुत्व था और उसी पे वो वोट लेके आते थे, उनको कहीं ना कहीं परेशानी हो रही थी। और ये जो शिवसेना और भाजपा का जो गठबंधन था, यह गठबंधन एक कहिए कि मतलब नेचुरल गठबंधन था। और जब भी शिवसेना लड़ी है, एनसीपी को ही हरा के सत्ता में काबिज हुई थी, जब उसकी सीटें ज्यादा आती थी। ठीक है, बिल्कुल। और बाला साहब और जी एनसीपी नेता शरद पवार जी ने शिवसेना का क्या हाल कर दिया? शिव सैनिक को शिव सैनिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक है जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास। राजपुंज जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी आ रही है। राजपुंज जी, एक सवाल, मान लीजिए हम सभी संभावनाओं पर गौर करते हैं कि शिवसैनिक टूटा नहीं है, तो उसका मन जानने के लिए कोई चुनाव भी आसपास ऐसा है नहीं। कैसे मन जानेंगे कि शिवसैनिक टूटा नहीं है या शिवसैनिक किसके साथ है? चुनाव तो है ही है आसपास, चुनाव तो बिल्कुल सर पे खड़ा है इस समय। और बीएमसी का चुनाव है, और अच्छा, बीएमसी के चुनाव से आपको समय पता लग जाएगा कि इस समय दूध का दूध और पानी का पानी भी हो जाएगा। नहीं, अर्बन सेक्टर में तो फिर रूरल सेक्टर में कैसे पता लगाएंगे? नहीं, देखिए, रूरल सेक्टर को या दूसरे सेक्टर सब में जब भी समय अनुसार जो भी होगा, शिवसेना ग्राउंड लेवल पे जो कार्य हो सकता है, जो इस प्रकार से लोगों के जाने के बाद जो मन की स्थिति होगी, वो जनता की मन की स्थिति को जानना भी अति आवश्यक है। उस स्थिति के ऊपर भी जरूर शिवसेना इस समय काम करेगी और कर रही है। पूरे देश में आप देखेंगे कि जिस प्रकार से, ऐसा नहीं कि संगठन सिर्फ महाराष्ट्र तक है, आज हमारा संगठन उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और दिल्ली और आपके दूसरे जितने भी राज्य हैं, वहां पे भी हमारा संगठन मजबूत है। तो इसका मतलब, मैं वही आपको फिर बात कह रहा था। अब आज हमारे मित्र भी ये बोल रहे थे कि इस प्रकार से हनुमान सर्वेश्वर जी, आऊंगा मैं, रुक जाइए, एक बार आऊंगा मैं आपका, सुन लीजिए। फिर वो कहेंगे सुनने भी, आप सुन भी नहीं रहे हैं, आप फिर वही एक धारा में जा रहे हैं, इसलिए सुनिए जरा राज जी। जी मैं ये कह रहा था कि देखिए, जैसे हनुमान चालीसा पे बात कर रहे हैं, हनुमान चालीसा
देखिए हनुमान चालीसा को माननीय उद्धव साहब ठाकरे ने साफ कहा था कि आपको अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो आप मेरे घर के अंदर आ जाए। नवनीत कौर राणा जी को स्पष्ट कहा गया था कि आपने अगर हनुमान चालीसा पढ़नी है तो इस प्रकार की राजनीति ना करें, क्योंकि भगवान तो है वो सबके हैं, सिर्फ आप ही के लिए ये अकेले आप ही ने हनुमान चालीसा पढ़ना सीखा, दूसरे को नहीं आती है। आप तो पढ़ के किताब पढ़ के हनुमान चालीसा पढ़ रही है, हमारे तो अंतर बंद से निकल के हनुमान चालीसा तो आप घर के अंदर आके पढ़िए। लेकिन आप फिर वही राजनीति करने लग गई और आप फिर वो आपने राजनीति करनी थी। आप उसके बाद तो आप देख रहे हैं हनुमान चालीसा का नामो निशान नहीं। अब जब से इस प्रकार के इनके हृदय की जो इन्होंने सोचा था, जो इनकी गतिविधि, जो प्लान ऑफ एक्शन था, उसके हिसाब से जो इन्होंने सरकार बनाने का सोचा, तो उस हिसाब से ये जो कर रहे हैं इस समय जो स्थिति है, तो आप समझ लीजिए सरकार इनके हिसाब से चल रही है। यही हनुमान चालीसा ये अब कहाँ है किसी को नहीं मालूम। लाउड स्पीकर बिल्कुल कुछ नहीं है, अब कुछ भी लाउड स्पीकर के ऊपर कोई नहीं बोल आपको तो रहा। याद है ना तो ये जो राजपुंज था जी, ये सारा प्लान ऑफ एक्शन था। राजपुंज जी आप तो कह रहे थे अब शिवसेना के दूसरी तरफ अंतर्मन में हिंदुत्व की बात करते, देखिए एक आज अगर माननीय प्रधानमंत्री जी सिर्फ पूरे देश के प्रधानमंत्री है, ना हिंदुओं के प्रधानमंत्री है, ना सिखों के प्रधानमंत्री, ना ईसाइयों के प्रधानमंत्री है, और प्रधानमंत्री जो है वो सबके हैं, मुस्लिम हो हिंदू हो सबके लिए होता है। तो अगर सरकार आप चलाते हैं, अगर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत आप सरकार चलाते हैं, तो सरकार चलाने के लिए आपको सबको साथ में लेकर चलना होता है, सिर्फ निष्पक्ष होकर। ये नहीं कि आप सिर्फ हिंदुत्व के, आप सिर्फ हिंदुओं के कहने हम तो आप ही के लिए हैं, बाकियों को तो छोड़िए, अब हम हिंदुत्व की बात करेंगे। तो ऐसा नहीं होता। जब आप सरकार में होते हैं तो अलग होते हैं, जब आप संगठन में होते हैं तो अलग होते हैं। ठीक है, आपकी विचारधारा आपके हिंदुत्व की, आपकी विचारधारा हिंदुत्व की रही, लेकिन फिर वही बात, अब ये जो बात होती है इस पे फिर अब इतने सारे समीकरण निकाले गए, इतनी सारी बातें करी गई, यहाँ करी। ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। आज बिहार में क्या है? नहीं देखिए राज भाई सुन लीजिए। देखिए जब बीजेपी भी पीछे हट गई ना, बाबरी विध्वंस के मामले में बीजेपी भी पीछे हट गई, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि भाई किसी ने नहीं किया तो शिवसैनिकों ने किया है। ये तो उन्हीं का स्टेटमेंट था। तब तो आप नहीं कह रहे थे कि ये 36 कौम की सरकार होनी चाहिए, 36 कौम की सरकार है, तब तो नहीं कह रहे थे आप, तब तो सारा दोष अपने ऊपर ले रहे थे। फिर ये बदलाव कैसे हुआ? चंद्रशेखर जी नहीं कोई बदलाव नहीं है चंद्रशेखर जी। आप ये देखिए, हमने CAA पे सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था, जो बिल था, उसके अंदर भी हमने भारतीय जनता पार्टी का साथ, और हमने राम जन्मभूमि पे भी उनका साथ दिया। तो हमने मतलब ये तो फिर आप AIMM के साथ कैसे हो गए? फिर कैसे हो गए भाई? देखिए AIMM के साथ ऐसे तो AIMM को तो हमेशा कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का B सेक्टर है, या इस प्रकार से उसको एक चिन्हित किया जाता है। फिर इसका मतलब ये तो नहीं, यहाँ तो बहुत कुछ एलिगेशंस है, किसी में भी कहीं भी लग सकते हैं। अगर किसी से बात करेंगे, अगर राजनीतिक में देखिए, राजनीति के अंदर क्या होता है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं तो इसका मतलब या उसको मतलब उसके साथ सही व्यवहार कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उसका मतलब ये थोड़ी कि आप उसका मिलकर इलेक्शन लड़ने लगे, ऐसा तो कुछ होता नहीं। तो ये अब बातें हैं, बातों का क्या है, कुछ भी आप कह दीजिए किसी को। तो अब कैसे लौटेगी शिवसेना? मातोश्री का वैभव कैसे लौटेगा? देखिए बिल्कुल शिवसेना लौटेगी। शिवसेना बिल्कुल कहीं गई नहीं है, मैं आपको बता दूं, अपने उस पे कायम है, और आने वाला समय बताएगा। अब तो समय, टाइम विल टेल एवरीथिंग, उसमें कोई इश्यू नहीं है। समय बताएगा कि आने वाले समय में क्या हो। नहीं, समय क्या बताएगा? जिस तरह से लगातार एकनाथ शिंदे आगे बढ़ते जा रहे हैं, और आज फ्लोर में नेता भी घोषित करवा लिया लोकसभा में, और इससे ज्यादा क्या समय बताएगा? बताइए। देखिए अभी समय सत्ता के ऊपर वो बैठे हुए हैं, जिस तरह से बैठे हुए हैं कोई इशू नहीं है, स्वीकार है जिस तरह से बैठे हैं। हमने तो उनको बधाई भी दी है कि आपको बधाई हो, लेकिन अब ठीक है जिस तरह से आप बैठे हैं, कोई बात नहीं, आप बैठेंगे तो शिवसेना का ही तो नाम ले रहे हैं आप, और तो इसके अलावा तो कुछ नाम ले नहीं रहे। आप ये तो नहीं कह रहे आप भारतीय जनता पार्टी, ठीक है आप जहाँ गए वो सब कुछ नजर आ रहा है, लेकिन आप कह तो शिवसेना ही रहे ना, तो हम भी यही कह रहे हैं। वो एक शेर है, गालिब ये ख्याल अच्छा है, वो क्या शेर है जरा बता दीजिए विपिन शर्मा जी? वो क्या है ना कि गालिब ये ख्याल अच्छा है, कुछ एक शेर है ऐसा। देखिए वो गालिब ये ख्याल अच्छा है या बुरा है, वो तो टाइम विल टेल। जो भी ख्याल है ये चलती रहती है बातें, ठीक है। राजनीति है, इसमें मतभेद जरूर हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। मनभेद के अंदर कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए। मतभेद तो चलते रहते हैं, मतभेदों का कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अगर आपको लग रहा है कि एकनाथ शिंदे मन से आपके साथ है, तो ये मैं इसका विरोध भी नहीं करूंगा, और पूछ लेता हूं, विश्लेषण जरूर करवा लेता हूं विपिन शर्मा जी से। विपिन शर्मा जी,
उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि मुर्गे लड़वा रही है बीजेपी। देखिए यहाँ पर हर किसी को हक है, आप मुहावरे भी बोले, आप तंज भी कसें, लेकिन दिल यहाँ दिल पर बहलाने, सुनिए सुनिए वो शेर याद आ गया जो मुझे, जीत, दिल बहलाने के लिए गालिब ये बहुत ख्याल बढ़िया, अच्छा है। गालिब ये ख्याल अच्छा है। और देखिए अब जो है कि यहाँ पर अब बाजी किसने मारी है, बाजीगर कौन कहला रहा है, वो उस बात पे अब चर्चा होनी चाहिए। और यहाँ पर अब किसने सिक्का जमा लिया है महाराष्ट्र पे, माया नगरी बोलते हैं, फाइनेंशियल कैपिटल बोलते हैं देश का। यहाँ पर इतने समय देखते रहे हम लोग कि क्या ये आपस में तनातनी चलती रही, अंत में जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि राइटिंग वॉज ऑन द वॉल, सामने तस्वीर बिल्कुल दिख रही थी। जो जान के अनजान बना हो उसको आप कैसे जगाएंगे? यहाँ पर जो सोया हुआ उसको तो आप जगा सकते हैं, यहाँ पर जो जान के अनजान बना हुआ हो और जो समझ नहीं रहा हो कि इस समय जनता की नब्ज क्या है, जनता क्या चाहती है, जनता के मुद्दे क्या हैं। और यहाँ पर आपको जो जनादेश मिला था किस आधार पे मिला था? अभी सर्वेश्वर पाठक जी बता रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मूल आधार क्या था शिवसेना का? उससे अगर आप डीरेल हो जाते हैं, पटरी से गाड़ी अलग हो जाती है, तो वहां पर आप कैसे जनता तो आपको फिर नकारेगी, और जनता के आप दिलों में कैसे राज कर पाएंगे? जनता जब अपना जनादेश देती है तो सर आंखों पर बिठाती है, लेकिन वो देर नहीं लगती यहाँ पर कि जनता कब आपको अपने दिल में जो जगह दे रखी है उससे आपको दूर कर दे। तो यहाँ पर जब दूरियां बन रही थी, दरारें पड़ रही थी, तो यहाँ पर समझ जाना चाहिए था स्थिति। और आपस में इतने, सबसे बड़ी बात, एक बड़ी मैं अहम बात बोलूंगा कि शरद पवार साहब जो दिग्गज कहलाते हैं राजनीति के, और चाणक्य भी कहा जाता है उनको, तो उन्होंने एक बात करी थी कि इंटेलिजेंस कहां चली गई? सरकार तो आपकी थी जनाब, महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, वहां पर इंटेलिजेंस कैसे थी कि जब इतने विधायक बागी हुए, वो महाराष्ट्र छोड़कर दूसरी तरफ रुख कर जाते हैं, दूसरे राज्य में चला जाते हैं, तो ये चिंता जताई थी। तो यहाँ पर तो निश्चित बात है कि जब स्थिति आपकी बेकाबू हो रही थी तो उसके लिए तो आप खुद जिम्मेदार हैं। और यहाँ पर जब सामने आपको दिख रहा है कि लोग भी नाराज हैं और जनता से भी दूर जा रहे हैं, और साथ में आपके खुद के नेता, आपका संगठन कमजोर पड़ रहा है, तो वो तो समय रहते आपको स्थिति का जायजा लेना चाहिए था। और जो पुख्ता कदम उठाने की आपको जो आपसे उम्मीद लगा रहे थे वो आपको उठाने चाहिए थे, वो आपने देरी करी। तो आज नतीजा सामने है कि यहाँ पर आप सत्ता से बेदखल हो गए। आज कमान एकनाथ शिंदे के हाथ में है। तो यहाँ पर वो भी लोकतंत्र की खूबसूरती है, सबको हक है। जो कमजोर है वो सत्ता से दूर हो जाएगा, और जो मजबूत है, जिसकी रणनीति कामयाब होती है, वो सत्ता पे काबिज हो जाते हैं। लेकिन बहरहाल इस समय बेशुमार चुनौतियां हैं महाराष्ट्र के सामने, उससे निपटना पड़ेगा। कोरोना सबसे पहले, कोरोना ने अपना प्रकोप दिखाया, कहर ढाया, लाशों के अंबार लग गए थे, और सदी की सबसे बड़ी महामारी थी। यहाँ पर उसके बाद कई मुद्दे हैं कि यहाँ पर आपने जो निकासी की समस्या है, आप बीएमसी की बात करते हैं, सबसे रिचेस्ट बॉडी है वो, अच्छी एक बात, अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पर आप उस समस्या का समाधान कैसे निकालेंगे? जनता को वो मुद्दे ज्यादा समझ आते हैं कि जनता, क्योंकि आधा से ज्यादा समय व्यतीत हो जाता है एक दूसरे पे लांछन लगाने में। जो भी राजनीतिक दल है कोई इससे छूता नहीं है, अपनी सियासी रोटियां सेकते रहते हैं। जनता के मुद्दों की बात कौन करेगा? विकास को तवज्जो मिलनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती कहिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात कहिए कि यहाँ पर उनकी बातें कम होती हैं और अपने विकास की बातें ज्यादा होती हैं। और यहाँ पर अब कम से कम समय आ गया, सुध लेनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ। अब कम से कम अगर उद्धव ठाकरे अपना, इनको जो स्थिति मजबूत करनी है महाराष्ट्र में, तो वहां पर रणनीति में बदलाव लाना पड़ेगा, तभी जनता के दिलों में दोबारा जगह बना पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी नाराजगी है जनता में। तो और सबसे बड़ी बात, मैं ठाणे महानगर निगम की बात करना चाहूंगा कि वहां पर जो 66 आपके पार्षद जो है वो बागी बन गए, वो दूसरी तरफ रुक कर गए। उसके लिए मैं जरूर चाहूंगा राजपुंज साहब का, उनकी प्रतिक्रिया सामने आए, क्योंकि यहाँ पर तो स्थिति बिल्कुल बेकाबू हो रही है। यहाँ पर आपसे संभाले नहीं संभल रही। अब यहाँ पर आपके सांसद बागी हो गए हैं, तो ये पहले विधायक, फिर ये आपके पार्षद और अब सांसद, तो ये इसके लिए तो सिर्फ आपको उत्तर देना चाहिए, स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि क्या रणनीति होगी आपकी। राजपुंज जी, चलिए मैं आऊँगा राजपुंज जी के पास। सर्वेश्वर पाठक जी, क्या लग रहा है, उद्धव ठाकरे तो अभी भी कभी कभी बड़े खूब कड़े बयान दे देते हैं,
कह रहे हैं कि बीजेपी मुर्गे लड़वा रही है, एक मर जाएगा एक जिंदा रहेगा, यही सब करने में लगी है। क्या लगता है कि अब इस बार भी कहीं ना कहीं अभी भी उद्धव ठाकरे को, जो वरिष्ठ शिवसैनिक हैं, बड़े नेता हैं, उनकी एक कोर कमेटी बना के रणनीति तय करनी चाहिए बजाय पुत्र मोह में फैसले लेने के? क्या अभी भी नहीं हो सकता बदलाव? सर्वेश्वर जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जी हाँ, देखिए आपने सही कहा कि जितने भी शिवसेना के सांसद हो जाए या फिर एमएलए हैं, सभी का जब एकनाथ शिंदे अलग हुए तो उनका एक पहला जो बयान आया मीडिया में यही आया कि उद्धव ठाकरे जी महाविकास अघाड़ी से अपने आप को अलग करके बीजेपी के साथ गवर्नमेंट बना ले, हम सब उनके साथ हैं। और अभी भी वो पर्सनल अटैक कहिए तो कोई भी उद्धव ठाकरे पे नहीं कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम सिर्फ सैनिक हैं, हम कोई अलग नहीं है। तो जो कहते हैं ना कि उद्धव ठाकरे जी के जो सितारे हैं गर्दिश में से बाहर ही नहीं निकल रहे हैं, एक के बाद एक उनको आघात दिया जा रहा है। देखिए विकास गोगावाले उनके यूथ प्रेसिडेंट थे, वो छोड़ के चले गए। विपिन सर ने अभी बताया ही था पार्षद, अभी आपने भी बताया शुरुआती अपने स्टेटमेंट में कि जो फ्लोर लीडर का कमान दे दिया गया लोकसभा स्पीकर के द्वारा, और अभी हमारा मानसून सेशन स्टार्ट भी हुआ है। तो जो भी चीजें हैं, ये फाइट अब इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में पहुंचेगा, उद्धव ठाकरे जी को वहां पे दिखाना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन जो है वो अकॉर्डिंग टू द पैरा 15 ऑफ द सिंबल ऑर्डर 1968 के अकॉर्डिंग उस पर निर्णय लेगी। और सबसे पहले जो ये तीर कमान है उसको फ्रीज कर देंगे। तो जो उद्धव ठाकरे की जो रणनीति है, नहीं हम फाइट करेंगे। जब आपके पास उतने नंबर में न विधायक है, न सांसद है, न पार्षद है, न आपके लोकल लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के प्रेसिडेंट हैं, तो फिर आप किस तरीके से शिवसेना की कमान संभालेंगे? उद्धव ठाकरे जो है, और जवाब 3 बातें बोली थी, एक हनुमान चालीसा की बातें की थी। देखिए ठीक है, उसको आप पॉलिटिकल मानते हैं, लेकिन क्या नवनीत राणा जी की इतनी बड़ी गलती थी कि आप उस पे देशद्रोह का मुकदमा दायर कर देंगे एक हनुमान चालीसा पाठ करने के लिए? आपने भी तो उदंडता दिखाते हुए पूरे शिव सैनिक को उनके घर के आगे भेज दिया और वो वहां पे उदंडता दिखाने लगे। तो ये क्या अच्छा कदम था? उसके बाद जो ये शिंदे ग्रुप जो जब सूरत से गुवाहाटी जा रहे थे तो उनके ऑफिसों पे हमला करवाना, उनके घर पे हमला करवाना, क्या ये अच्छी बात थी? वही मैंने कहा ना कि शरद पवार ने शिव सैनिक को शिव सैनिक के खिलाफ खड़ा कर दिया। ठीक है, और उद्धव ठाकरे जी इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं अभी तक। ठीक है राजपुंज जी, कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, कैसे देख रहे हैं सुनवाई? जी बिल्कुल बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है और हमारे मित्र बड़े उस भाव से कह रहे थे कि इस प्रकार से, लेकिन इन बातों को देखिए इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए हमें, क्योंकि जब हम ये चीजों को भापते हैं या देखते हैं, जो उसके आगे और पीछे बैकग्राउंड भी देखते हैं, तो डेफिनेटली हमें नजर आता है, हमें ये नजर आता है कि इसके पीछे इसकी जब रणनीतिकार, इसमें रणनीतिकार कौन था? यहाँ पे रणनीतिकार भारतीय जनता पार्टी जो लगातार 2.5 साल से रणनीति बना, तो रणनीति राजनीति दोनों मिक्स हो, दोनों प्लस माइनस में चल रही, तो ऊपर को नीचे इस प्रकार से चल रहा था। आज सुशांत सिंह जी का केस देख लीजिए, उस पर भी ऐसे चलता रहा, बार बार 60 दिन हुए तो उस पर कहा कि आपने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया, तो इतना बवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद आज कोई पूछ नहीं रहा, 31 महीने हो चुके, 25 महीने हो चुके, लगभग 25 महीने समाप्त हो चुके हैं आज सुशांत जी को, और उसके बाद भी 25 महीनों के बाद भी कोई पूछ नहीं रहा। अब आज तो नहीं पूछ रहे कि सीबीआई ने क्या किया। अब दूसरी बात यह है कि अब आज कह दिया कि रिया ने ऐसा किया था। अरे भाई, बात हो रही है, रिया ने मर्डर की बात हो रही है कि आप मर्डर की स्थिति पैदा कर रहे थे कि मर्डर हुआ है, तो सुसाइड की तो बात ही नहीं हो रही है। जब सतीश गुप्ता जी ने, जो एम्स के निदेशक थे, उन्होंने बात बोली, उन्होंने एम्स को उनको क्लियर ही नहीं करना चाहिए, उन्होंने एम्स पे आगे बोल दिया कि ये जी सुसाइड का केस है, आपको नहीं बोलना चाहिए, पब्लिकली नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार से कि सुसाइड का केस। तो ये चीजें होती हैं। अब देखिए आज वही बातें, मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि पिछले 2.5 साल के जो समीकरण, जो चीजें हुई हैं, जो सब बातें हुई हैं,
उसमें क्या प्लस माइनस रहा? लेकिन इस ये प्रकार तो से 2.5 साल के लेकिन बाद ये तो जीत- सुसाइड का नहीं, केस नहीं, है, लेकिन ये तो सुसाइड का केस है साफ, ये तो साफ नहीं नहीं सर्वेश्वर जी सर्वेश्वर जी ये तो साफ सुसाइड का केस है जो शिवसेना ने किया है। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो एक प्रेरित करने के लिए देखिए, अब जैसे रिया चक्रवर्ती तक हमें इस पे नहीं मैं उस दोषारोपण केस भी की किया बात गया नहीं कि नहीं आप रिया राजपुन जी मैं उस केस की बात नहीं कर रहा, मैं तो इस केस की बात कर रहा हूँ नहीं, जो एकनाथ चंद्रशेखर जी, मैं सिर्फ आपको क्यों ये बातें बता रहा हूँ, इसका रीजन क्या है? देखिए, मैं आपको सिर्फ ये पीछे पूरी बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ कि ये नींवें जो इसके पिलर्स हैं, जो एक फाउंडेशन बनाई गई, जो धीरे धीरे एक एक ईंट करके लगाई गई और आज वो उसके ऊपर लेंटर डाला गया, तो लेंटर डाल के एक छत खड़ी कर दी गई, तो आज वो सरकार बन गई। जो ये चाहते थे कहीं ना कहीं से, रातों रात भी इन्होंने सरकार बनाई, लेकिन फेल हो गए। रातों रात भी सरकार बना के सीएम की ओथ दिलवा दी, लेकिन क्या हुआ? औंधे मुंह गिरे। लेकिन फिर इन्होंने जब पहली बार ये गिरे, जब पहली बॉल पे आउट हो गए, तो फिर उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब टिप टॉप खेलो, अब टिप टॉप खेलो, अब धीरे धीरे खेलो, अच्छी तरह हर बॉल को समझो, और धीरे धीरे खेलते चले गए। 5 डे मैच में परिवर्तित कर दिया। तो उसके बाद ठीक है, आज उनको त्रिशूल जी एक सवाल बनता है, हासिल हुई। राजपुन जी एक सवाल पूछना चाह रहे हैं त्रिशूल जी, हाँ जी पूछिए। त्रिशूल जी एक दो सवाल बनते हैं। नहीं एक पूछ लीजिए, अभी एक पूछ लीजिए, आप एक पूछ लीजिए जी। मैं वही पूछ रहा हूँ। देखिए सवाल नंबर 1 कि ये संजय राउत फैक्टर के बारे में क्या बोलेंगे? क्योंकि संजय राउत ने सत्ता पे काबिज कराने के लिए भी, इनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए भी सबसे अहम भूमिका निभाई, और अब जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो भी संजय राउत पे फोड़ा जा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, ये सरकार के बारे में, महाविकास अगाड़ी के बारे में अगर बोलेंगे, क्या इस बात का जवाब देंगे राजपूत जी, परमवीर सिंह, सचिन वाजे, अनिल देशमुख, नवाब मलिक, ये इतने नाम? अरे पूछ लेता हूँ विपिन शर्मा जी पूछ लेता हूँ। राजपुन जी ये सवाल आपने सुना होगा, वाकई में संजय राउत तो सबको तुच्छ समझने लग गए थे, बिल्कुल कोई कुछ है ये नहीं, जो है वही है। देखिए अब इतने बड़े नेता है संजय राउत, अब उनको कौन क्या कहे, मतलब वो उनकी अपनी प्रतिक्रिया होगी, उनके मन के अंदर कोई भाव आता है, आप उनको जब वो प्रतिक्रिया देते समय भाव ऐसा ही रहता था उनका। देखिए भाव आना, और देखिए भारतीय जनता पार्टी अपने असूलों जो उन्होंने कार्य किया उसमें सफलता उनको अर्जित हुई, बहुत अच्छी बात है। हमने उनको बधाई भी दी कि आपको चलो सफलता, जो भी कहते हैं जो जीता वही सिकंदर होता है, तो वो जीत गए। नहीं राजपुन जी देखिए, संजय राउत जी ने जो बोला, इसमें देखिए संजय राउत जी की बात पे आ रहा हूँ कि संजय राउत जी हमारे बहुत बड़े नेता है और प्रवक्ता है, राष्ट्रीय प्रवक्ता भी, तो वो उन्होंने अगर कोई बात बोली है तो वो अपने हिसाब से, कोई इसमें पार्टी का नहीं है। कई बार होता है कि हम निजी विचार अपने व्यक्त करते हैं। राजपुन जी देखिए जिस सरलता से आप सुन रहे हैं ना, अगर ऐसे ही 4-5 नेता होते राजपुन जी जैसे शिवसेना में स्थिति संभालने के लिए, तो सरकार गिरती नहीं। आप भी तो सुन रहे हैं ना आराम से, आप भी तो सुन रहे हैं ना आराम से। और लेकिन संजय राउत जब बोलते थे ना, तो ऐसा लगता था कि पूरी दुनिया अंडा है और वही बस बाहर है अंडे से। नहीं ठीक है, उनका देखिए अब इतने बड़े नेता है वो, ठीक है जो भी है, उनके ऊपर ही सारा ठीकरा फोड़ा जा रहा है। ठीकरा नहीं फोड़ा जा रहा, मैंने तो उदाहरण दिया, आप जैसे 4 नेता होते तो ये होता ही नहीं। जी बिल्कुल। और देखिए दूसरी बात ये है कि जो पंखा चलता है हमेशा मैला वही होता है, तो जो इंसान काम करता है तो अच्छाई भी उसी को मिलती है, आज बुराई भी उसी को मिलती है। तो ये तो स्पष्ट है। नहीं ये काम करना नहीं होता है, ये काम करना नहीं होता राजपुन जी, ये काम करवा देना होता है अच्छी तरह से। जो संजय जी, एक और बात है ना त्रिशूल जी, आप कहावतें बोल रहे हैं, मुहावरे बोल रहे हैं, मैं भी एक बोलूंगा कहावत, अति सर्वो वर्जिता। क्या ऐसा लगता नहीं कि अति हो गई थी? अति, ये अति के कारण ही नतीजा है जो आज सबके सामने है। नहीं राजपुन जी देखिए, राजपुन जी बयानवीर बन गए थे, बयानबाजी करते थे। नहीं देखिए विपिन शर्मा जी, राजपुन जी जिस खुले मन से संवाद कर रहे हैं ना, अगर इस तरह का संवाद हो जाता शिवसेना के द्वारा तो निश्चित रूप से क्या बात होनी थी, तो निश्चित रूप से वो स्थितियां नहीं आती जो हुई है। सरकार तो आज भी शिवसेना की है सर, मुख्यमंत्री तो शिवसेना नहीं, वो तो आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी तरह से, चाहे वो किसी तरह से किसी एंगल पे हो, है तो शिवसेना की ना, चाहे बैकग्राउंड में तो शिवसेना ही खड़ी। देखिए अभी भी एकनाथ शिंदे जी उद्धव ठाकरे जी को जो नई कार्यकारिणी गठित की हुई है, उसमें तो शिवसेना का चीफ उन्हीं को माना है।
और बीजेपी के साथ तो आप नेचुरल लाइक थे, लेकिन जब आदमी अहंकारी हो जाता है तो समय उसको सारा चीज सिखा देता है। बिल्कुल, समय से बड़ी कोई चीज नहीं होती। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मैंने कोई गलत बात तो नहीं बोला ना राज जी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन क्या आज राजपन time जी will tell everything। राजपन जी क्या आज आवश्यक नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये समझे कि व्यक्तिगत टिप्पणी उनके लिए कर रहा हूँ, आदित्य ठाकरे के लिए आज जरूरत तो नहीं है कि वरिष्ठ शिव सैनिकों को लेके एक ऐसा मन बनाकर कहीं खुले मन से संवाद किया जाए ताकि जो एजेंडा छोड़ दिया है और जिससे कहीं नीचे तक विरोधाभास है वो विरोधाभास खत्म करने के लिए उद्धव ठाकरे काम करें। आज आवश्यकता नहीं है। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हर व्यक्ति की, देखिए हर चीज समझनी चाहिए और हर चीज के ऊपर आपको एक्शन लेना चाहिए। हाँ, उसमें आपको कभी भी कहते हैं कोई चुनाव हारते हैं तो हमेशा उस चीज पे मंथन होना चाहिए कि इस प्रकार से कुछ लोग आपको छोड़ के जाते हैं तो डेफिनेटली उस पे मंथन होना चाहिए कि ऐसी क्या गलती हुई या ऐसा कहीं क्या कसूर हुआ या ऐसी क्या बात रह गई जो उन तक नहीं पहुंच पाई या वो आप तक नहीं पहुंचा पाए। तो इस चीज पे जरूर इस पे मंथन होना चाहिए, आत्ममंथन की आवश्यकता है। और इसमें मैं आपको बता दूं कि पार्टी का अभी कुछ समय और लगेगा कि इस पे सामने स्पष्ट भूमिका आएगी, क्या है क्या नहीं, किसका क्या रोल होगा। तो इसमें कहीं ना कहीं अब आगे थोड़ा मंथन तो आवश्यक है, उसको कोई दो राय नहीं। इसमें अपने आप को कहना कि इस प्रकार से सही चल रहा है तो ऐसा तो नहीं है, लेकिन जब हमारे जो कार्यकर्ता होते हैं वहीं से ही शिव सैनिकों से ही मैं आपको शुरू में यही बात बोली कि शिव सैनिक बनता है सबसे पहले, फिर शिव सैनिक से ही वो ऊपर आता है, फिर धीरे धीरे पार्षद, फिर उसके बाद विधायक, विधायक के बाद सांसद या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो भी, तो उसके बाद जैसे बनता है तो ठीक है, बड़े बड़े पदों पे जाता है। तो आज उसी पे आवश्यकता है, आत्ममंथन की आवश्यकता है कि जिस प्रकार से अब लोग कहते हैं कि मर्सिडीज, बड़े बड़े ऐसे बातें भी आई कि ऑटो मर्सिडीज को पार कर गया, मतलब बड़ी बातें ऐसे बीच में विचार आते हैं जो लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। देखिए, बोलने के किसी को आप रोक नहीं सकते, हर कोई आजाद है, अभिव्यक्ति की आजादी है। विपिन शर्मा जी, आपको तो याद होगा कि विपिन शर्मा जी, आपको तो याद होगा चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी घर से बाहर निकल रहे थे, कैसे सरकार गिर गई थी। पुलिस वालों से पूछा कि कैसे खड़े हैं, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय से नियुक्ति हुई है आपकी निगरानी के लिए। सरकार, उन्होंने वापस लौटे और समर्थन वापस ले लिया। सरकार चलाना सामने जग जाहिर है, सरकार चलाना इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब उद्धव ठाकरे बात है, उद्धव ठाकरे सोच नहीं रहे थे कि भाई संजय राउत जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो एकनाथ शिंदे रात को बात करते हैं देवेंद्र फडणवीस से, ये गलत है। एक संकट मोचक रखना चाहिए था कि जो विरोधियों से बात कर ले, लेकिन उद्धव ठाकरे समझ नहीं पाए इस बात को कि नहीं ये वाकई में है, और इसी का असर हुआ कि सरकार गिर गई और अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार दी। लेकिन सर्वेश्वर जी आ रहा हूं, मैं एक सवाल बनता है यहाँ पर कि यहाँ पर राहुल शिवाले पूछ रहे हैं, उन्होंने एक बात बोली कि क्या कारण था नाराजगी का, कि उद्धव ठाकरे साहब ने जो एक दोबारा भाजपा के साथ दोबारा हाथ मिलाना था, रीअलाइन करना था, अपना दोबारा अलायंस, वो क्यों नहीं करा, उस बात से पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया, क्या मजबूरी थी। मैं चाहूंगा राजपुंजी इस पे भी थोड़ी रोशनी डाले कि वो मजबूरी क्या थी कि दोबारा उन्होंने उनके साथ भाजपा के साथ हाथ नहीं मिलाया, जिसको लेकर आपके खुद के विधायक, आपका जो कैडर है, संगठन है, वो उसमें अच्छी खासी नाराजगी होगी। मजबूरी क्या थी। राजपुंजी से कितना पूछेंगे आप, चिराग बुझ रहे हैं रोशनी की दास्तां कहते कहते, कितना पूछेंगे आप राजपुंजी से। आज सारे अध्याय पूछ लेंगे रामायण, आप कितना पूछेंगे, आप कितना पूछेंगे, वहाँ चिरागों की दास्तां कहते कहते रोशनी पूरी खत्म हो रही है। मैं आऊंगा राजपुंजी, मैं आऊंगा आपके पास, सर्वेश्वर जी, सत्ता चलाते समय जो चौकस निगाहें थी वो कमजोर हो गई और उन निगाहों ने एक पक्ष को देखना शुरू कर दिया, एक बात को कहना शुरू कर दिया, एक बात को सुनना शुरू कर दिया। और शायद सत्ता के भीतर एक दोष भी होता है कि यह सत्ता मनुष्य जीवन का चरम सुख है, और यहाँ पहुंचकर व्यक्ति, हालांकि सत्ता तो उद्धव ठाकरे ने बचपन से देखी है, बड़े बड़े दिग्गजों को वहाँ सिर झुकाते हुए और उस जौड़ी पर माथा टेकते हुए देखा है, लेकिन फिर क्यों भूल गए थे उद्धव ठाकरे, शायद उस सत्ता से बड़ी तो नहीं थी ये सत्ता जो बाला साहब ठाकरे ने कायम की थी,
उस सत्ता से बड़ी नहीं थी ये सत्ता। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री उस ड्योढ़ी पर, मातोश्री पर जाने कितने दशकों से माथा टिकाता रहा। तो क्या उद्धव ठाकरे, कहाँ चूक हो गई उद्धव ठाकरे से? सर्वेश्वर पाठक जी। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि पिता के सारे गुण पुत्र में आ जाए। बिल्कुल, सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। सर्वेश्वर पाठक जी, लगातार कार्रवाई जारी है और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, और मेरा सवाल भी है आपसे पहले, ब्रेक पे जाने से पहले। जी, जो विपिन सर ने बोला था अति सर्वत्र बढ़ जाए, वो वही अति हो गई थी, इसलिए ये सब हो रहा है। मुंबई का पुलिस कमिश्नर भी अभी गिरफ्तारी के उस पे है। ये देखिए, फोन टैपिंग मामले में ये गिरफ्तार हो गए। मतलब आखिर ये जो महाविकास अघाड़ी बनी थी, मैंने पहले ही कहा महाविनाश अघाड़ी। और जो मैं बाला साहब की बात बोल रहा था कि बाला साहब जी अपने प्रिंसिपल से कभी भी समझौता नहीं किए। देखिए, जितने भी क्षेत्र बने हैं ना, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी हुई है, जब जब सत्ता उसके पुत्र के हाथ में गई है, उस पार्टी का जो कद घटना शुरू हो गया है, वो पार्टी बिना। अरे भाई, आप सीधा कांग्रेस में मत ले जाया कीजिए हर बात को। नहीं, मैं कांग्रेस क्षेत्र पार्टी नहीं है, कांग्रेस तो भाई ग्रांड ओल्ड पार्टी है। आप यूपी में मुलायम सिंह की पार्टी को देख लीजिए, उधर टीएमसी को भी देख लीजिए, वहां भी बुआ भतीजा में लड़ाई चल रहा है। उधर आप चेन्नई चले जाइए, डीएमके में स्टालिन का देख लीजिए। लेकिन सुनिए सर्वेश्वर जी, जगनमोहन रेड्डी पर तो ये कहावत बिल्कुल गलत उतरती है। किस पे? जगनमोहन रेड्डी। Exceptions to the rule are there. नहीं, वाईएसआर कांग्रेस की बात अलग है, लेकिन बाकी के अगर वाईएसआर के कद को बड़ा किया है तो जगनमोहन रेड्डी ने किया है। ये तो देखिए बात करेक्ट है, आपको मानना पड़ेगा। अपने पिता के किए हुए काम पे उन्होंने सही तरीके से और विवेकपूर्ण काम किया है, तभी वो इस सफलता को हासिल किए। इसलिए आप घुमा फिरा के मैंने सुनिए मैंने आपको क्यों इसलिए उदाहरण दिया है जगनमोहन रेड्डी का। घुमा फिरा के बात आप कांग्रेस पे लेके आने वाले थे, इसलिए उदाहरण देना पड़ा बीच में। मैं कांग्रेस के नहीं आने वाला था, मैं क्षेत्र की बात कर रहा था। अभी अगर महाराष्ट्र में ही देखिए कितने क्षेत्र हुए। बाला साहब अपने जीवन पर्यंत शिवसेना और एनसीपी के सामने लड़ाई होती थी, गाँवों में जो छोटे शहरों में शिवसेना एनसीपी को टैकल करती थी, ये आप हम सभी जानते हैं। नहीं आप लेकिन बाला साहब जीते जी इस सिद्धांत पे कभी समझौता नहीं किए। और जब उनके पुत्र के पास सत्ता आई, मतलब शिव सैनिकों की जो कमान आ गई, उन्होंने तुरंत सत्ता मोह में अहंकार बस अपने मूल सिद्धांत से समझौता कर लिया, तो उसकी दुर्गति होनी तो तय ही। अच्छा राजपुन जी, चलिए राजपुन जी एक सवाल मेरा, एक बड़ा आवश्यक सवाल है मेरा, और आप बड़े प्रबुद्ध और बड़े धैर्य से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो क्या पता आपको भी कुछ उसमें निकल आए, और क्या पता उस जवाब से भी कुछ हल निकले। आपको पता है उद्धव ठाकरे से पूछ के शिवसेना में कुछ हो रहा हो या नहीं हो रहा हो इस समय, लेकिन राज ठाकरे से पूछ के बहुत कुछ हो रहा है इस समय शिवसेना में, और एकनाथ शिंदे की शिवसेना राज ठाकरे से बहुत पूछ रही है आजकल। ये आपको मानना पड़ेगा। देखिए, अब जो भी राज ठाकरे जी हैं, वो भी देखिए यहीं से निकल के गए हैं, तो भी शिवसेना चल रही है। तो बड़े बड़े लोग यहाँ से निकल के गए हैं, तो भी शिवसेना चल रही है। कुछ और लोग भी अभी कुछ ही समय में आपने देखा है कि बहुत सारे लोग निकल के चले गए, तो भी शिवसेना चल रही है, और आगे भी शिवसेना चलेगी। लेकिन हाँ, आज मैं एक तारीफ जरूर करूंगा जो हमारे शिव सैनिक थे, हमारे जो इस प्रकार से हम कहते हैं, तो वो अपने आप को जरूर कहते हैं आज मैं शिव सैनिक हूँ, एकनाथ शिंदे जी। लेकिन आज उनकी तारीफ जरूर होगी जो बिहार के अंदर कुछ अभी है जो नहीं, तो आनंद देगे का चेला है, ऐसे हार थोड़ी मान जाता एकनाथ शिंदे। नहीं, बिल्कुल आनंद दिगे जी का अपना एक थाना क्षेत्र में अपना एक नाम, और बिल्कुल उन्होंने अपने इतने अच्छे सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छे काम किए, लोगों की समाज सेवा की, और आज भी उनका नाम बिल्कुल चमकता है और लोग उनका नाम लेते हैं हर बार। तो दूसरी तरफ मैं कह रहा था, एकनाथ शिंदे जी ने आज बहुत अच्छा काम किया, तो इस पे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत बधाई के पात्र हैं और उनको शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन जो बाढ़ पीड़ित इस समय जो बाढ़ का जो हालात है इसमें महाराष्ट्र के अंदर, वो भी बहुत संकट में है, और उसमें भी जाके जरूर उस पर कार्य करें, क्योंकि बहुत आवश्यकता है इस समय। ठीक है, आप सीएम बन गए, लेकिन उन्होंने जो बहुत अच्छा कार्य किया वो बिहार के अंदर एक परिवार को एयरलिफ्ट कराया गया, एयरलिफ्ट करवाया है उन्होंने वहां से,
हाँ जी जी, अपने खर्चे निजी खर्चे में करा, बहुत अच्छी बात है और ऐसा कार्य होना चाहिए। तो बिल्कुल मैं उनको जो अच्छा कार्य है उसके लिए हमेशा चाहे कोई भी हो उसका सम्मान करना चाहिए और उस पे लेकिन बधाई ये के पात्र है। राहुल शेलार को बना दिया है लोकसभा में नेता शिवसेना का, और इधर खुद सत्ता ले ली जी। है, और बहुत दोनों इधर विधानसभा उधर लोकसभा दोनों जगह कब्जा अपना काबिज कर लिया है। कल सुनवाई होनी है, क्या लग रहा है कि और कार्यकारिणी का कहीं समर्थन है, बड़ा समर्थन उद्धव ठाकरे के पास, लेकिन लग क्या रहा है कि होना क्या है? देखिए होता क्या है, जब शिवसेना प्रमुख का जो पद है वो लगभग 5 सालों के लिए होता है, जो अगले साल 2023 में जाकर समाप्त होगा जनवरी में, ठीक है। और उसके बाद 282 जो हमारे सदस्य होते हैं वो निर्धारित करते हैं कि शिवसेना प्रमुख कौन होगा। तो वो उद्धव साहब ठाकरे के पास ही है, उसके अलावा और कोई भी पक्ष अभी फिलहाल नजर नहीं आता और कोई हो भी नहीं सकता। तो शिवसेना का जो होल्ड है, ठाकरे नाम के अलावा शिवसेना को आप नहीं सोच सकते। अब वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये समय बताएगा। इस पे हम कल भी देखेंगे इस पे क्या फैसला आता है माननीय सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद नहीं, तीर कमान तो बेशक आपके पास रह जाएगा, लेकिन निशाने पर तीर लगेगा नहीं लगेगा, बात यहाँ चल रही है। विपिन शर्मा जी, सर अगर तीर तीर कमान आपके हाथ में होगा तो हो सकता है 2-4 चूक जाए, बड़े निशानों को तीर लग जाए, बड़े निशानों को भेज जाए। अभी जी मैं जी विपिन त्रिशूल जी, मैं एक बात बोलूंगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। और क्योंकि शिवसेना अगर आत्ममंथन नहीं करती, रणनीति में बदलाव नहीं लाती, तो संगठन तो आपका कमजोर हो ही गया है। अब 2024 की तैयारी करनी चाहिए। जो हुआ सो हुआ, जो नुकसान हुआ, सत्ता गई, वो अब आप वापस नहीं आ सकते। लेकिन अभी कम से कम 2024 की तैयारी करिए और देखिए कि क्या क्या रणनीति में अभाव क्या रहा, क्या कमी पेशी रही, जनता से आप दूर क्यों गए, आपके खुद का कैडर क्यों हताश हुआ, वो आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। क्योंकि यहाँ पर ये आप आत्ममंथन के लिए कह रहे हैं विपिन शर्मा जी, विपिन शर्मा जी अच्छी भूमिका निभाएं और साथ में 2024 की तैयारी करें। विपिन शर्मा जी, आप आत्ममंथन के लिए कह रहे हैं, बात है इस समय आप आत्ममंथन के लिए कह रहे हैं या ढांढस बता रहे हैं? ढांढस बता रहे हैं, आत्ममंथन के लिए कह रहे हैं आप? ठीक है, मैं सर्वेश्वर जी समय समाप्त हो रहा है, अंतिम एक लाइन में सर्वेश्वर जी, एक लाइन में जवाब दे दीजिए, समय समाप्त हो रहा है, एक लाइन में जवाब दे दीजिए। जी मैं कह रहा हूँ प्रश्न दोहराइएगा। ढांढस बता रहे हैं विपिन शर्मा जी, आत्ममंथन की बात कर रहे हैं। नहीं, आत्ममंथन तो उद्धव ठाकरे जी को करना ही पड़ेगा, अपने अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई कि शिव सैनिक के खिलाफ खड़ा हो गया और जो शरद पवार उनकी पार्टी को तोड़ना चाहता था, बिल्कुल अंदर झांक के देखना पड़ेगा कि ओवैसी कैसे चले गए अंदर। बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। राजपुंज जी, विपिन शर्मा जी, सर्वेश्वर पाठक जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। एक शेर हमने सुना था और शायद शिवसेना पर यह शेर बहुत सटीक उतर रहा है कि तारीख की नज़रों ने यह दौर भी देखा है, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई, और शायद शिवसेना उसी सजा को पा रही है जो सत्ता के लिए चंद लम्हों की उसने खता कर दी थी। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।